This conference will now be recorded. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी? जी, याद आवाज़ आ रही? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? बस जरा 5 मिनट रुकते हैं, मैं मगरिब पढ़ लूँ। हाँ, मगरिब का चलो ठीक टाइम है। हो गया। ठीक कोई है। कोई मसला नहीं, आप कर ओके लें। ओके।
जी सर, स्टार्ट करें। जी जनाब, आ गए। जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी आ रही है। ओके जी। और क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, क्या हालात है? प्रैक्टिस चल रही है जोरों पे? कल वाली तो नहीं हुई, तो अच्छा बाकी देखें। हाँ अच्छा, चलो इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन कल के हवाले से? नहीं, कल वाला क्लियर था। चलो ठीक हो गया। तो आज हम बेसिकली मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं स्टोरेज का। इस पे हम देखेंगे कि हम लोग जब नई हार्ड डिस्क वगैरह कोई पार्टीशन क्रिएट करनी हो या कोई नई हार्ड डिस्क लगाई है सिस्टम के अंदर, तो उसको हमने फॉर्मेट कैसे करना है, पार्टीशनिंग कैसे करनी है, और उसके बाद फिर उसको माउंट कैसे करना है। और तो ये सारा काम आज इंशाल्लाह हम देखते हैं, और उसके बाद फिर हम प्रोसेस इसमें थोड़ा सा। कल की भी एक दो चीजें क्लियर हो जाएंगी ना, वो डेव वगैरह इस तरह से वो जो। ये क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइएगा, हाँ, मैं कह रिवाइज रहा कर हूँ दूं? कल की भी एक आध चीज इसी में क्लियर हो जाएगी ना। आपने कहा था कि वो जैसे वो एक हाँ दो हाँ हाँ, चीजें वो स्टोरेज के मॉड्यूल में क्लियर हो बिल्कुल जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच हम यूज करेंगे। तो कल का जो हम माउंट वाला सीन कर रहे थे, वो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो जो बेसिकली आपकी ये जो हार्ड डिस्क होती है ना, इनको ब्लॉक डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। तो जो स्टोरेज बहुत सी किस्म की है आजकल दुनिया में, अब तो खैर काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है। तो जो लोकली अटैच डिस्क होती है, उसको हम ब्लॉक स्टोरेज कहते हैं। इसी तरह कुछ हम नेटवर्क बेस्ड स्टोरेज भी होती है, जो कि हम नेटवर्क के थ्रू उसको लेके आते हैं। जैसे आप लोगों ने CIFS जो विंडोज़ की शेयरिंग के थ्रू आप एक शेयर फोल्डर माउंट कर लेते हैं अपने डायरेक्टरी के, अपने उसमें OS के अंदर, और उसमें डाटा वगैरह कॉपी करते हैं। तो वो एक नेटवर्क पार्टीशन है या नेटवर्क शेयर कहना है उसे। तो इस तरीके से डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे लिनक्स के अंदर भी दोनों ऑप्शंस हैं। लेकिन पहले हम अभी देखेंगे इस मॉड्यूल के अंदर कि लोकली अटैच जो हमारे पास डिस्क है, उसको अगर हमने कोई नई डिस्क ऐड की है, तो उसको पार्टीशन किस तरह करना है, फॉर्मेट किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं एक डिस्क इसके साथ अटैच कर लेता हूँ उस VM के साथ, ताकि हम उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकें। तो एक थोड़ी VM सी आप ही। आवाज कट रही है। हाँ, अच्छा, अभी ठीक है आवाज? जी अभी ठीक है। जी ओके। तो मैं एक हार्ड डिस्क और ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। आप भी ठीक। VM वर्क स्टेशन में जाके एक, बेशक इसका साइज जो है वो 10 GB कर लें, ज़्यादा साइज काफ़ी, मुझे टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए इतना साइज देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनाब हमने डिस्क, जैसे ही मैंने डिस्क इसमें ऐड कर दी, तो मैं यहाँ पे, अगर एक कमांड होती है लिस्ट, LSBLK, लिस्ट ब्लॉक डिवाइसेस। तो LS स्टैंड्स फॉर लिस्ट एंड BLK फॉर ब्लॉक। तो इसको एंटर करेंगे, तो ये आपको बता रहा है कि जी इस वक्त कितनी आपके पास डिस्क है। SDA, ये जो डिस्क है, ये आपको याद होगा इंस्टॉलेशन के दौरान जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे थे, तो पहली जो डिस्क थी, जो हमने 20 GB की दी थी उसको, ये देखें साइज 20 GB है। तो ये वो वाली डिस्क है, और इसमें हमने जो इंस्टॉलेशन के दौरान हमने जो पार्टीशनिंग की थी, अगर आपको याद हो, तो ये वो पार्टीशन बेसिकली है। ठीक है। इसमें SDA1 एक पार्टीशन है, SDA2 एक पार्टीशन है, और SDA3 एक पार्टीशन है। और इंटरेस्टिंगली इसमें अगर आप देखें, तो ये टाइप भी यहाँ पे आ रही है कि ये देखें SDA जो है, ये क्या है, ये डिस्क है। और इसके अंदर SDA1 क्या है, ये एक पार्टीशन है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप विंडोज के अंदर जी जो डिस्क होती है उसमें CDEF ड्राइव होती है, तो ये जी वो एक पार्टीशन होती हैं, तो ये भी पार्टीशन है। अच्छा, फिर SDA3 को अगर आप देखें, तो ये पार्टीशन है। और इसके अंदर आप देखें तो फर्दर दो और एक लॉजिकल पार्टीशन क्रिएट हुई है। इनको LVM कहते हैं, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। ये हम इंशाल्लाह 11th मॉड्यूल में हम इसको स्टडी करेंगे, LVM क्या चीज़ होती है। ये स्टोरेज की एडवांस फॉर्म है, और इतनी मुश्किल नहीं है, नॉट टफ, बल्कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इस वजह से जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या रेड हैट है, या सेंटोस की आप इंस्टॉलेशन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट LVM बेस्ड वो सिलेक्शन करता है। तो ये इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। कि फिलहाल हम स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग को आज देखेंगे।
और LVM को इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपके समझने के लिए कि जी ये SD1 और ये उसके 3 पार्टीशन हैं। इसी तरह ये SR0 जो कि हमने कल जिसके ऊपर देखा कि ये एक आपकी DVD ROM है और इसके अंदर एक ISO माउंट किया हुआ है और उसको हमने माउंट कर लिया था इस माउंट पॉइंट के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे आपको माउंट पॉइंट का एक टैब नजर आ रहा है। तो ये आपको बता रहा है कि आपकी जो पार्टीशन है, जिस तरह मैंने आपको बताया था लिनक्स के अंदर जो भी डिस्क की पार्टीशन होती है हार्ड डिस्क की, वो किसी न किसी डायरेक्टरी के ऊपर माउंट होती है। तो यहाँ पे ये माउंट पॉइंट के अंदर आपको बता रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो ये SDA2 जो है वो /boot ये डायरेक्टरी है इसके ऊपर माउंटेड है। इसी तरह SRO जो है जो DVD ROM है ये हमने कल ISO रेपो एक डायरेक्टरी बना के इसके ऊपर माउंट कर दिया था। तो अभी मैंने एक 10 GB की डिस्क ऐड की थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी आपने देखा होगा। तो वो बेसिकली ये SDB आ गई विच इज 10 GB, ठीक है। तो ये इसका साइज है और ये डिस्क है। अब हमने इसके ऊपर बेसिकली ऑपरेशन करने और इसको यूज करके तो हमने पार्टीशनिंग करनी है और उसके बाद फिर इसको माउंट करना है। अच्छा, इसी कमांड के साथ अगर मैं -FP का स्विच लगाऊं, FP स्टैंड्स फॉर फुल पाथ, अगर ये आउटपुट लूं तो इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें तो एक आपके पास यहाँ पे फाइल सिस्टम की टैब ऐड हो गई है, ठीक है, लेबल और UUID, एक ये 3 टैब्स और आ गई हैं। तो ये जो 3 टैब्स हैं ये बेसिकली आपको फाइल सिस्टम बता रही है कि इसके ऊपर कौन सा फाइल सिस्टम है, इस पर कौन सा है, इसके ऊपर कौन सा है अगेन, और इसके ऊपर कौन सा फाइल सिस्टम है। अच्छा, ये आउटपुट दिखाने का मकसद ये था कि एक तो ये डिवाइस के नेम्स होते हैं SDA SD1 और एक ये UUID होती है। अच्छा, ये जो ID होती है ये बड़ी यूनिक होती है। ये वन टाइम जब पे हार्ड डिस्क आपकी OS के साथ अटैच होती है तो पार्टीशनिंग आप करते हैं तो ये ID उसको साइन हो जाती है। तो फ्यूचर में हम देखेंगे इंशाल्लाह कि इसका बेनिफिट क्या है। बेसिकली दिस इज परमानेंट एंड दिस मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप रीबूट करें तो, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी सर्कमस्टांसिस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि रेड हैट में हो, किसी और OS में हो सकता है कि पहले वो ये उठा ले, पहले हार्ड डिस्क 10 GB वाली उठा ले, उसको SDA बना दे और दूसरी हार्ड डिस्क को SDB बना के तो उसके अंदर ये पार्टीशनिंग शो कर दे। तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये इसलिए यूज़र ID जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो जितने भी टास्क करने चाहिए मेंटेनेंस के, ट्रबल शूटिंग के, तो उसको में बेसिकली लोग इसको यूज़ करते हैं यूज़र ID को। ये परमानेंट है बेसिकली, ठीक है। ये रन टाइम पे जनरेट होती है, ये परमानेंट होती है बेसिकली। वैसे रेड हैट के अंदर ये मसला नहीं है, मतलब ये रेड हैट की डिस्ट्रीब्यूशन में या CentOS के डिस्ट्रीब्यूशन में इशू है नहीं है, लेकिन बाज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो लिनक्स की हैं उनमें ये इशू होता है। तो इसलिए आपको मतलब जस्ट बताने के लिए कि कोशिश करें कि इसको यूज़ करें। पर तो ये इसकी एक डिटेल आउटपुट है। अब हमने बेसिकली करना क्या कि हम देखते हैं पहले SDA को कि ये जो SDA है अगर इसकी मैंने देखना हो डिटेल में कि पार्टीशनिंग किस तरह हुई हुई है तो मैं इसका आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम उसमें कमांड इसकी यूटिलिटी है पार्टेड यूटिलिटी। विंडोज़ में आप FDisk यूज़ करते थे, याद होगा, FDisk के थ्रू हम पार्टीशनिंग करते थे, बहुत पुरानी बात है खैर। या जब OS इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो तब पार्टीशनिंग कर लेते हैं, जो इंस्टॉलर की पार्टीशनिंग होती है। तो लिनक्स के अंदर पार्टेड भी है और FDisk भी है, ठीक है, दोनों है, लेकिन हम पार्टेड यूज करेंगे। पार्टेड इज मोर सुटेबल, मोर रिकमेंडेड देन FDisk, ठीक है। तो पार्टेड कमांड आप खाली भी एंटर कर सकते हैं, आगे आप डिस्क का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ SDA पार्टेड dev SDA, ये करूँगा तो ओके। अच्छा ठीक है, हमें सुपर यूजर की एलिवेशन चाहिए तो हम यहाँ पे sudo कर लेते हैं। तो ये जनाब पासवर्ड लेगा मुझसे और अच्छा, अब मैं इसको प्रिंट करूं। प्रिंट कमांड जो है वो आप यूज करते हैं टू प्रिंट द पार्टीशन टेबल। तो जैसे प्रिंट कमांड यूज की तो उसने कहा कि जी ये जो dev SDA है इसकी ये कितनी पार्टीशंस हैं, इसकी 3 पार्टीशंस हैं, ठीक है। जो पार्टीशन 1 है उसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ से हो रहा है। टोटल 630 MB की है, 629 MB साइज है। ये जो पार्टेड वाली कमांड है ये सिर्फ डिस्प्ले करेगी क्योंकि SDA में तो ऑलरेडी हमारे पास 3 पार्टीशंस बने हुए ना। हाँ, ये वही दिखा रहा है, ये 3 पार्टीशन जो बने हुए ये वही दिखा रहा है। यानी कि सिर्फ डिस्प्ले करेगी ना पार्टीशंस? नहीं, ये इसके थ्रू ही सारा काम होगा। डिस्प्ले भी करेगी, अगर आपने नई पार्टीशन बनानी है तो भी इसको यूज करेंगे। तो सारा काम ये पार्टेड की यूटिलिटी बेसिकली करेगी। तो ये दिखा रही है आपको कि डिस्क का टोटल साइज इतना है
और सेक्टर साइज 512 बाइट्स है और पार्टीशन टेबल जीपीटी है, ठीक है। तो ये टोटल आपको यहाँ पे दिखा रहा है कितनी पार्टीशन बनी हुई है। तो ये बेसिकली इसका है। अच्छा, मैंने बेसिकली अब क्या करना है, मैंने जो SDB वाली ड्राइव अटैच की है, ठीक है, तो मैंने उसको जो है ना वो यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए जारी बात है, मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे /dev/SDB, इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। तो इसने कहा यूजिंग dev SDB। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ सिर्फ प्रिंट, तो कुछ भी नहीं है, जारी बात है, नई हार्ड डिस्क है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग। और अगर मैं अच्छा, इसकी अगर आपने कमांड्स की हेल्प लेनी हो तो हेल्प लिख के खाली एंटर करें, तो ये आपको जितनी भी पॉसिबल कमांड्स हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, मेक पार्ट कमांड है, जिससे आप पार्टीशन बना सकते हैं, प्रिंट से आप पार्टीशन प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, क्विट से आप क्विट कर सकते हैं, सिलेक्ट डिवाइस जो मैंने अभी यूज़ की, तो और बहुत सारी हैं, ठीक है, सेट नंबर वगैरह, पार्टीशन नंबर। तो ये जिस तरीके से आपको जो है ना वो इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इसमें जब डिस्क आप अटैच करते हैं तो यू बेटर नो के जो MBR और मैंने उसका UEFI का GPT का आपको बताया था, MBR नहीं बताया मेरा ख्याल है। अच्छा, बायोस और UEFI का मैंने बताया था मेरा ख्याल है कि लास्ट लेक्चर में। जी बायोस और UEFI का तो मैं आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि जब आप सिस्टम को बूट करते हैं तो जो बायोस, नॉर्मली टिपिकल बायोस से होती है, बूट होता है सिस्टम पहले पावर ऑन सेल टेस्ट के बाद, और बायोस से आगे के जो कंट्रोल होता है, मतलब सिस्टम का जो पावर ऑन का सीक्वेंस है वो ये है कि जब आप पावर का बटन प्रेस करते हैं अपने डेस्कटॉप सिस्टम का या सर्वर का, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद कैलिब्रेटर वो चेक करता है सारे पार्ट्स को, और फिर कंट्रोल जो है वो बायोस को पास हो जाता है। बायोस क्या है बेसिकली, ये रूटीन्स होती हैं जो कि इनिशिएट करती हैं, इनिशियलाइज करती हैं तमाम हार्डवेयर को, जो मॉड्यूल्स लगे होते हैं, हार्डवेयर मॉड्यूल्स आपके मदरबोर्ड के ऊपर, और उसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद उसका कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर कर देती है हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क के ऊपर किसको करती है, हार्ड डिस्क के ऊपर जो पहला सेक्टर होता है जिसको मास्टर बूट रिकॉर्ड भी कहते हैं, MBR, ठीक है। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड को ये कंट्रोल ट्रांसफर होता है। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या होता है, ये बेसिकली फ्यू बाइट्स ऑफ डाटा होता है, और इसके अंदर एक बूट स्ट्रैप या बूट लोडर प्रोग्राम जो है उसका एड्रेस होता है। ये कि बूट लोडर, क्योंकि जो OS है वो कैसे बूट होगा, तो वो बूट लोडर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वहाँ से, और वहाँ से फिर OS जो है ना वो इनिशियलाइज होता है। ये एक पूरा एक प्रोसेस है बूटिंग का। अब इसमें जो डिस्क होती है, जब आप डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो उसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक है कि आप मास्टर बूट रिकॉर्ड MBR बेस्ड डिस्क फॉर्मेट करें, और एक है आप GPT बेस्ड डिस्क फॉर्मेट करें। मतलब MBR पार्टीशनिंग करनी है या GPT पार्टीशनिंग करनी है, जो डिस्क आपने लगाई है। अब ये GPT क्या है, GPT बेसिकली MBR की एक एनहांस्ड फॉर्म है। होता असल में ये है कि आजकल जो सर्वर्स आ रहे हैं, जितने भी हार्डवेयर आ रहा है, उनमें बायोस नहीं आती, उनमें अब UEFI बेस्ड आता है, अल्ट्रा एक्सटेंडेड फर्मवेयर इंटरफेस। बायोस क्योंकि अब पुरानी हो चुकी है और 32 बिट आर्किटेक्चर पे ज़्यादातर काम करती है, और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पे उसकी जो मेमोरी एड्रेसिंग है, डिस्क एड्रेसिंग है, वो बड़ी लिमिटेड है। तो उसकी वजह से होता यह था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग खुद से मैनेज करनी पड़ती थी बायोस के साथ चलने के लिए। तो जब से UEFI का इंट्रोडक्शन हुआ है, और काफ़ी अर्सा हो गया इसको, 8-10 साल 12 साल हो गए, तो UEFI जो है वो उसमें वो एक तो 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए बना है, और जब 64 बिट आर्किटेक्चर के लिए जब हम बात करते हैं तो फिर उसमें सारी बात है आपके पास जो एनहेंसमेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पे बायोस बेस्ड सिस्टम के ऊपर आप एक हार्ड डिस्क के ऊपर 4 प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं, और 15 जो है वो टोटल एक्सटेंडेड पार्टीशन आप बना सकते हैं, ठीक है। ये टोटल 15 पार्टीशन, एक हार्ड डिस्क के ऊपर 15 पार्टीशन बना सकते हैं, और मैक्सिमम साइज जो है, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम, और मैक्सिमम जो साइज है एक उसका पार्टीशन का, वो 2 टेराबाइट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है बेसिकली। 2 टेराबाइट से ऊपर अगर फाइल साइज जाएगा तो फिर MBR बेस्ड डिस्क जो है ना वो आपको एंटरटेन नहीं करेगी, या वो डाटा राइट ही नहीं करेगी। तो ये दिस इज द, आपको पता है आजकल टेराबाइट से तो बात आगे निकल गई है,
जब आप बिग डाटा की बात करते हैं या आप बड़े डाटा सेंटर्स की या क्लाउड की बात करते हैं तो उसमें तो पेटाबाइट्स तक बात चली गई है। तो जीपीटी पार्टीशनिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली वो बेटर है एमबीआर से। उसमें आपके पास आप एक डिस्क के ऊपर 128 पार्टीशंस बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 15 आप 128 पार्टीशन बना सकते हैं और 8 ज़ीटाबाइट आप कह तक। रहे हैं ये कहलाता है जीपीटी? हाँ, जीपीटी ठीक है। एक एमबीआर है और एक जीपीटी है। तो इसमें जो पार्टीशन का मैक्सिमम साइज आप दे सकते हैं वो है 8 ज़ीटाबाइट, 8 ज़ीटाबाइट तक, और मतलब विच इज इक्विवेलेंट टू द 8 बिलियन टेराबाइट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जो है वो एनहांसमेंट है वाइल यूजिंग द जीपीटी पार्टीशन टेबल। तो ये पार्टीशन स्कीम, तो ये बेसिकली फर्क है एमबीआर में और जीपीटी में। तो जब हम अब हमारे साथ जब डिस्क अटैच होती है तो सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि इस डिस्क को जो हमने फॉर्मेट करना है वो हमने इसको किस बेस पे करना है। हमने मास्टर बूट रिकॉर्ड एमबीआर बेस्ड करना है या जीपीटी बेस्ड करना है। तो सबसे पहले अब मेरे बाद मैंने डिवाइस एसडीबी सिलेक्ट कर ली है। मतलब मैं दोबारा बताता हूँ कि हम इसको मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ दोबारा, और सॉरी क्विट, और अच्छा मैं यहाँ से sudo party dev sdb सिलेक्ट कर, वहाँ भी से भी कर सकता था लेकिन मैं यहाँ से आपको आ रहा हूँ कि अगर आपने किसी भी डिस्क की पार्टीशनिंग करनी है, नई डिस्क की, रॉ डिस्क की, तो आप dev sdb ये करेंगे सिलेक्ट और हम इसको पासवर्ड दे देंगे। तो ये डिटेल में पास उसका प्रॉम्प्ट आ गया। अब यहाँ पे मैंने अगर प्रिंट करूँ तो फिलहाल कुछ भी नहीं होगा बिकॉज ब्लैंक डिस्क है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है इसमें हमने इसको फॉर्मेट करना है, बताना है इसको कि एमबीआर बेस्ड डिस्क है या जीपीटी बेस्ड डिस्क है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको कहता हूँ कि जनाब इसको हम इसके लिए कमांड होती है मेक लेबल। ठीक है, मेक लेबल से आप बताएंगे अगर एमबीआर करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे MS-DOS। ठीक है, और अगर आपने जीपीटी बेस्ड करनी है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जीपीटी, जिस डिस्क की आपने जिसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज इसको जीपीटी कर लेते हैं। तो ये उसको मैंने बता दिया कि जनाब ये जो है जीपीटी हो गया। अब अगर मैं प्रिंट कमांड दूं तो ये देखें अब यहाँ पे इसने थोड़ी सी पार्टीशन टेबल यहाँ पे पहले अननोन आ रही थी और अब इसने बताना शुरू कर दी जीपीटी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अननोन आ रही थी, तो जैसे ही मैंने इसको लेबल किया कि नहीं यार ये जीपीटी पार्टीशन है तो ये उसने वो कर दी। अच्छा, अब हमने ठीक है इसको जो है ना वो पार्टीशन अगर हमने क्रिएट करनी है इसके लिए, तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, mk part मेक पार्टीशन, ये कमांड है, ये यूटिलिटी है, ये हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, मेक पार्ट। तो लेट्स सपोज मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये पूछ रहा है पार्टीशन का नेम क्या होगा। तो आप पार्टीशन का नेम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लेट्स सपोज कहता हूँ पार्टीशन 01। अच्छा, फाइल सिस्टम टाइप क्या होगी? फाइल सिस्टम से मुराद इसकी है कि जिस तरह विंडोज के अंदर कौन से फाइल सिस्टम है, FAT32 होता है, NTFS होता है। ठीक है, ये फाइल सिस्टम है। तो इसी तरह लिनक्स के अंदर भी फाइल सिस्टम इसके अपने ext2 है, ext3 है, ext4 है, XFS फाइल सिस्टम है। ठीक है, और विंडोज के भी फाइल सिस्टम सपोर्टेड है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे FAT32 लिखेंगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्योंकि हम लिनक्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे दो किस्म के फाइल सिस्टम कर सकते हैं। ext4 इसका लेटेस्ट चल रहा है और तो वो हम कर लेते हैं लेट्स सपोज। ext2 इसका बैकवर्ड है, पुराना वर्जन है फाइल सिस्टम का, मैं ext4 कर देता हूँ। अच्छा, अब ये पूछ रहा है जी स्टार्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब स्टार्ट वैल्यू जो है वो आप इसको फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 MIB। ठीक है, इससे स्टार्ट कर लो, और एंड वैल्यू क्या देंगे आप, लेट्स सपोज आप पार्टीशन कितने साइज की बनाना चाह रहे हैं। मैं से कहता हूँ कि लेट्स सपोज 10 GB की ना तो हम 5 GB की ना, तो मैं से कहता हूँ 5000 अच्छा, MIB। फाइल सिस्टम के बाद क्या था ये स्टार्ट? फाइल सिस्टम के बाद ये पूछ रहा है कि स्टार्टिंग डिस्क का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा और एंडिंग वो क्या होगा, साइज बेसिकली। तो हमें स्टार्ट और एंड बताना है इसको। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, स्टार्ट और एंड मतलब वो रेंज बतानी है ना।
तो मैंने इसे कहा था कि फर्स्ट मेगाबाइट से लेके 1 मेगाबाइट से लेके 5000 टोटल 5 GB की पार्टीशन हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो जैसे एंटर करूँगा तो अगर तो कोई इशू होता तो ये मुझे यहीं बता देता है जनाब ये आपने स्टार्ट या एंड पे जो है ना वो सही नहीं दिया। तो अगर मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे तो ये देखें इसने यहाँ पे बता दिया कि जी स्टार्ट है 1049 KB से और एंड है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक पार्टीशन नेम इसका आ गया, ये बन गई, ठीक है। अगर MS DOS करता ना तो उसमें फिर MS DOS में फिर ये पूछता कि जी प्राइमरी पार्टीशन है या करनी है मेक पार्ट, तो मैं ऐसे कहता प्राइमरी पार्टीशन टाइप पूछता, वो मैं कहता प्राइमरी, फिर पार्टीशन की जो फाइल सिस्टम है वो पूछता। तो उसमें फ़र्क है, वो हम इंशाल्लाह भी नेक्स्ट उसमें करेंगे, एक और तरीके से कर लेंगे। तो ये GPT पार्टीशन टेबल हमने इसमें एक पार्टीशन क्रिएट कर ली। अब अगर दूसरी पार्टीशन क्रिएट करनी है तो आप दूसरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? MK पार्ट, फिर MK पार्ट चलाएं, पार्टीशन नेम आप कह रहे हैं पार्ट 02 कर दें, फाइल सिस्टम टाइप आप कहें जी ये XFS फाइल सिस्टम है, और स्टार्ट आप इसे कह दें जी 5001। MIB स्टैंड्स फॉर मिलियन बाइट, तो ये वो 2⁻10 वाला सीक्वेंस है, और एक 10⁻, है एक 2⁻। MB लिखता तो वो 10 की पावर होती है, और MIB जो है वो 2⁻। बेसिकली 1000 KB जो है वो मतलब 1 MB इज इक्वल टू 1000 KB इन 1 MIB इज इक्वल टू 1024 KB। ये फर्क है बेसिकली MIB और MB में। तो हम इसको कहते हैं स्टार्ट, ये है हमारा, और एंड में से कहता हूँ लेट्स सपोज 8000 MIB। तो ये हमने कर दिया। अच्छा, अब मैं जैसे प्रिंट करूंगा तो ये देखें ये दूसरी पार्टीशन भी बन गई, ठीक है, XFS फाइल सिस्टम। तो ये इस तरीके से आपके पास ये दो पार्टीशंस बन गई। तो ये पार्टीशंस क्योंकि पार्टेड में जब जैसे जैसे आप पार्टीशन बना देते हैं पार्टेड उसी वक्त उसके ऊपर राइट, तो ये इमीडिएट उसके ऊपर राइट करता है। ये नहीं है कि ये अभी आपसे ले रहा है तो बाद में आपने कोई इसको राइट ऑपरेशन करना है। F-disk में ऐसा होता है ना, F-disk में आप पहले सारा डिजाइन बना लेते हैं, उसके बाद जब राइट करते हैं फिर वो डिस्क के ऊपर राइट करता है। इसमें वक्त, इसमें रियल टाइम के परी पीछे सारा काम कर रहा हूँ, तो इसलिए दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। तो ये दो पार्टीशन मैंने बना दी। पार्टीशन बनाने के बाद मैं यहाँ से करूँगा क्विट, ठीक है, ये मैंने क्विट किया। अच्छा, अगर मैं देखूँ दोबारा LSBLK कमांड से कि उसमें ये शो हो रही है पार्टीशंस, तो ये देखें दो पार्टीशंस शो हो गए, SDB1 SDB2, ठीक है, ठीक है ना। ये भी जो पार्टीशन बनाई तो उसका ये बेसिकली उसने दो नाम दे दी। और अगर ये ना भी आ रहे हो, इन केस अगर ये ना आ रहा हो तो आप एक कमांड दे सकते हैं sudo udev settle। ये कमांड होती है जो फिर रिफ्रेश कर देती है, चेक कर लेती है कि अगर कोई मसला अगर नहीं आ रहा तो इसको इमीडिएट वो कर दे। तो अगर आप उसमें देखेंगे ls/dev sd static, तो ये देखें ये पहले नहीं थे, कल हमने जब इसको देख रहे थे तो उस वक्त SDB वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो जैसे ही आज हमने डिस्क क्रिएट की उसने यहाँ पे इनके स्पेशल वो क्रिएट कर दिए, SDB SDB1 SDB2, देख रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी एक एंट्री आ जाती है। तो ये बेसिकली आपने अभी तक जो आपने काम किया वो हमने ये किया कि हमने एक हार्ड डिस्क अटैच की थी, उसको हमने पार्टेड यूटिलिटी से उसको हमने पार्टीशन मतलब डिस्क की जो फाइल सिस्टम टाइप कह लें या उसकी जो फॉर्मेट उसका है उसको हमने बताया कि GPT या MBR में से GPT हमने सेलेक्ट किया, और फिर हमने उसके अंदर पार्टीशंस क्रिएट की। एक पार्टीशन क्रिएट की, उसको हमने बताया कि इस पर हम जो फाइल सिस्टम देने जा रहे हैं वो ext4 है। अभी फाइल सिस्टम इस पर हुआ नहीं है, ये सिर्फ लेने इसको बताया है पार्टेड को कि इसके ऊपर हम ये करेंगे ext4 करेंगे। और दूसरी पार्टीशन में हमने फाइल सिस्टम क्या बताया उसको कि हम XFS फाइल सिस्टम करेंगे। लेकिन अभी फाइल सिस्टम इन पार्टीशंस के ऊपर आया नहीं है बिकॉज अभी हमने फॉर्मेट की कमांड नहीं दी, अभी सिर्फ हमने पार्टीशंस क्रिएट की, ठीक है। ओके। तो अब अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसको हम आते हैं हाउ टू फॉर्मेट द पार्टीशन। तो फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास MKFS मेक फाइल सिस्टम, मैं sudo कमांड यूज कर लेता हूँ, sudo MKFS डॉट। अच्छा, अब मैं इसको देखें टैब प्रेस करूं तो ये देखें हर फाइल सिस्टम की ये कमांड है,
अब ext2 है, ext make file system ext3, ext4, make fsfat, ठीक है, make fx minix, ms dos, vfat, xfs, सब अवेलेबल है। अच्छा, तो ये जो भी जैसे आपने आपने जी जी mkfs डॉट लिख के आपने कौन सी हाँ की टैब प्रेस प्रेस की? हाँ, टैब, बस ठीक है, टैब सही प्रेस सही। हाँ हाँ। टैब प्रेस करेंगे ना तो वो कमांड ये तो पूरी कर देगा, या फिर आपको ऑप्शन दे देगा कि ये ऑप्शन है, मतलब एक ठीक बार है। टैब प्रेस करेंगे ना आए तो दो दफा टैब प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। हम्म। तो अच्छा, मैं इसको कहता हूँ ext4 क्योंकि मैंने जो पहली पार्टीशन है उसमें बताया था कि फाइल सिस्टम जो है वो ext4 होगा। तो मैं इसको कहूँगा जनाब मेक फाइल सिस्टम ext4 और आगे कौन सा डिवाइस का रेफरेंस दे दूंगा। तो कौन सी हम्म, पार्टीशन है, dev stb1, यही है ना, ये बिल्कुल। वाली, ये वाली this one। जी जी, तो इसका सो मैं यहाँ ठीक बता है। दूंगा कि इसके ऊपर ये कर दो, तो ये मैं एंटर किया तो उसने ये देखें फॉर्मेट कर दिया। अच्छा, अगर दूसरी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहूँ HDB2 को, तो उसका मैंने बताया था XFS फाइल सिस्टम, तो अगर उसका करूँ तो XFS, ठीक है, हम्म। ये किया तो ये देखें उसने इसमें आपको डिफरेंट आउटपुट दिखाई है, इसमें डिफरेंट बिकॉज फाइल सिस्टम का फर्क है। तो ये मैंने दो पार्टीशंस को फॉर्मेट कर दिया, एक को ext4 के साथ और एक को मैंने इसके साथ XFS फाइल सिस्टम के साथ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है इनको माउंट करना। तो इनको अगर माउंट करना हो तो हम सिंपली ये काम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ, माउंट dev sdb1। तो अब नेक्स्ट क्या बताना है कि माउंट कहाँ करना है, किस डायरेक्टरी के ऊपर माउंट करना है। दिस इज द नेक्स्ट स्टेप कि जब भी आप कोई पार्टीशन क्रिएट करेंगे उस पर फाइल सिस्टम देंगे उसको, तो वेरी नेक्स्ट उसका जो अपना स्टेप होगा वो ये होगा कि उसको हमने किसी भी डायरेक्टरी के ऊपर माउंट करना है। अब या तो डायरेक्टरी ऑलरेडी बना लें, तो पहले क्रिएट कर लें, जिस तरह कल हमने एक ISO रेपो के नाम से बना ली थी, और फिर हमने हाँ, DVD ROM थी उसको माउंट कर दिया था उसके ऊपर। अब यहाँ पे भी हमें एक डायरेक्टरी हम चाहिए। हम हम जो है वो हाँ ठीक है, हम ईच पार्टीशन को माउंट करेंगे ना, नॉट द हाँ बिल्कुल, हार्ड डिस्क इटसेल्फ। हाँ, नो नो नो, ईच पार्टीशन को हर उसके लिए उसका माउंट पॉइंट सेपरेट होगा, हर पार्टीशन का माउंट पॉइंट सेपरेट होगा। तो ठीक है अब यहाँ ठीक पे है। मैं लेट्स सपोज /mnt यूज कर लेता हूँ। mnt जो है वो एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी है जो कि बाय डिफॉल्ट जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस इंस्टॉलेशन के बाद बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करती है। ये बहुत पुरानी डायरेक्टरी है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के लिए इन्होंने दी हुई है। लास्ट मतलब जो पिछले वर्जन थे रेड हैट के, उसमें नॉर्मली जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस को माउंट करना होता था तो mnt के अंदर माउंट किया जाता था। मिसाल के तौर पे ये जो DVD ROM होगी या CD ROM होगी या फिर नेटवर्क पार्टीशन होगी, तो उसके लिए MNT को यूज़ किया जाता था नॉर्मली। लेकिन जारी बात है अब तो सारा स्ट्रक्चर बन चुका हुआ है, आप अपनी डायरेक्टरी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते थे जी लेकिन जी। अब वो सारा, तो मैं फिलहाल इसी को यूज़ कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि ये माउंट हो रही है कि नहीं। तो ये मैंने ओके, इसके लिए हमें रूट की एलिवेशन चाहिए, sudo माउंट। तो ये देखें ये माउंट हो गई, अगर कोई मसला आता तो ये एरर दे देता। तो अब अगर मैं इसको कहूँ कि जनाब मैं एक डायरेक्टरी या एक टच फाइल बना लेता हूँ, टच, या मैं cd/mnt करता हूँ। अब ये देखें मैं उस डायरेक्टरी में आ गया, ये वो डायरेक्टरी है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टच टेस्ट फाइल, ठीक है, ये मैंने सॉरी मैं इसको sudo टच टेस्ट, ये मैंने एक फाइल टेस्ट कर दी। अगर ls करूँ तो ये देखें टेस्ट फाइल आ गई। अब ये mnt में माउंटेड है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अब ये तो माउंट हो गई, ठीक है, अब आप काम कर रहे हैं, सारा कुछ हो गया, आप इसको यूज़ करें। लेकिन होगा प्रॉब्लम क्या होगी कि जब मैं इस सिस्टम को रीबूट करूंगा, तो क्योंकि माउंट कमांड से जब भी कोई चीज़ आप माउंट करते हैं वो माउंट तो हो जाती है, लेकिन जब आप रीबूट करते हैं सिस्टम को तो क्या होता है, हम्म। वो फिर वो ऑटो माउंट नहीं होती। तो ऑटो माउंट करने के लिए आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं सिस्टम को दोबारा से रीबूट करूं तो ऑटोमेटिकली मेरी जो ये पार्टीशन है ये एक डायरेक्टरी के ऊपर माउंट ही रहे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब इसका सिनेरियो क्या है, जिस तरह जो लोग डेटाबेस सर्वर के लिए VMs बनाते हैं या ये रेड हैट इंस्टॉल करते हैं या CentOS, तो वो लोग क्या करते हैं कि इनिशियली वो OS इंस्टॉलेशन करने के बाद वो एक सेपरेट डिस्क अटैच करते हैं, वो कहीं से भी आ सकती है, वो खैर अब बाद में जाएंगे। तो उस डिस्क को वो बेसिकली उसकी जब पार्टीशनिंग करते हैं तो वो नॉर्मली एक उसका एक माउंट पॉइंट एक डायरेक्टरी बनाते हैं, और वो डायरेक्टरी नॉर्मली वॉर के अंदर बनाते हैं, किसी आप भी कहीं वहां बना सकते हैं, और फिर उस पार्टीशन को उस डायरेक्टरी के ऊपर माउंट कर देते हैं। तो अच्छा, जितना भी नहीं, डेटा,
ये लास्ट वाला नहीं समझ में आया मुझे, जो आप कह रहे हैं ना वो परमानेंट, मतलब जैसे हम सिस्टम को रीबूट करेंगे तो जो हमने माउंट किया हुआ है वो टेम्पररी हुआ होगा ना। हाँ वो टेम्पररी है, वो जाया हो जाएगा। ये मतलब अच्छा, उसको माउंट कमांड से। उसको परमानेंट कैसे करेंगे? उसको परमानेंट हमने कल, आपको याद है मैंने एक फाइल के हाँ अंदर कल एंट्री किया था, की थी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो माउंट ए से, नहीं नहीं सॉरी, वो हमने एक etcfs टैब फाइल के अंदर एंट्री की थी, याद होगा आपको, मैंने हाँ कहा था ठीक है कि आप, ठीक है ठीक है, ओके, ठीक हाँ है हाँ ना। हाँ। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमने वही करना है, क्योंकि मैं इसको जब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर इसको ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमने वही करना है etcfs टैब वाला। तो मैं इसको अगर अनमाउंट कर दूं, पहले अनमाउंट कर लेता हूँ, फिर हम fs टैब में उसकी एंट्री डालते हैं और फिर दोबारा माउंट करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो fs टैब के अंदर एंट्री है दैट इज गुड। तो मैं कहता हूँ अनमाउंट dev sdb1, इस तरह भी कर सकता हूँ। ये भी मतलब जो पार्टीशन का नेम है उससे भी आप अनमाउंट कर सकते हैं, और जिस डायरेक्टरी के ऊपर वो माउंट हुई हुई है उससे भी आप ये कर सकते हैं mnt, इस तरह भी कर सकते हैं, उस अच्छा, तरह भी कर सकते हैं। तो मैं अगर इसे कहूँ कि जनाब ये dev स्लैश sdb1 को SDB अनमाउंट कर दो, एक मिनट, अनमाउंट सॉरी यू माउंट कमांड होती है sudo जी जी, dev। हीरो माउंट। तो वो कह रहा है टारगेट, वो कह रहा है टारगेट इज बिजी। बिजी क्यों है? बिकॉज मैं इटसेल्फ इस वक्त, आप अगर देखें तो मैं उसी माउंटेड डायरेक्टरी के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैंने उसको हाँ ओपन किया तो हुआ है, जिसकी वजह से वो मुझे अनमाउंट नहीं करने दे रहा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इधर मैं एक कमांड दूँ elsof, ठीक है, और इसमें मैं कहूँ जी mnt, तो ओके डायरेक्टरी साइज, तो ये मुझे बता देगा कि इस वक्त किस बंदे ने, किस यूजर ने कौन कौन सी फाइल्स या डायरेक्टरीज ओपन की हुई हैं इस माउंट पॉइंट से। दिस कमांड विल टेल यू दैट लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जी मैं खुद जो एल यूजर 01 है उसने बेसिकली एक डायरेक्टरी ओपन की हुई है, कौन सी, /mnt। तो ये कमांड आपको इंफॉर्मेशन दे सकती है कि इस माउंट पॉइंट को किस किस ने खोला हुआ है, इसके अंदर कौन कौन से फाइल या अच्छा अच्छा, डायरेक्टरीज खोला हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से वापस जाता हूँ और मैं यहाँ से अब मैं इस डायरेक्टरी से बाहर निकल आया हूँ और मैं फिर वही यू माउंट की कमांड देता हूँ। तो अब ये देखें सक्सेसफुली मैंने अनमाउंट कर दिया उसको। तो अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है कि इसको परमानेंटली हमने fs टैब के अंदर एंट्री डालनी है ताकि ये परमानेंटली हो जाए। अच्छा, lsbl की कमांड देखें तो उसमें अब ये देखें अभी माउंट पॉइंट नहीं आ रहा यहाँ पे, क्योंकि मैंने अनमाउंट कर दिया। अगर मैं कहूँ माउंट, अगर मैं दोबारा माउंट कमांड यूज करूँ, लेट्स सपोज वो sudo जो, अच्छा ये जो माउंट, हमने ऊपर LSOF वाली कमांड चलाई थी, ये किस लिए थी? ताकि हर वो माउंट पॉइंट का पता चले कि कौन से यूजर ने इसके ऊपर अभी, मतलब कौन से हाँ, यूजर्स हैं जिन्होंने इस माउंट पॉइंट या इस पार्टीशन के कुछ फाइल्स या डायरेक्टरीज को ओपन किया हुआ है, तो वो अच्छा हम अच्छा इंफॉर्मेशन अच्छा, हमें देना चाहें तो ये हम बता सकते हैं। ठीक है ये आप किसी भी उसका कर सकते हैं, पार्टीशन का या माउंट पॉइंट का कर सकते हैं। उस पर एल्स ऑफ कमांड चलाते हैं, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स कहते हैं इसे। ठीक ठीक है जी, तो अच्छा मैं अगर इसको दोबारा माउंट करूं dev sdb1 को, लेट्स सपोज /mnt के ऊपर माउंट कर दिया, अब मैं lsbl की कमांड दूं तो ये देखें ये मुझे बता रहा है कि जी अब ये कहाँ पे माउंट है /mnt पे। ठीक है, तो अच्छा ये तो मैं हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं etcfs टैब के अंदर मैंने एंट्री डालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, sudo vim/etc/fs टैब। तो ये fs टैब आपको याद होगा कल हमने इसमें एक एंट्री की थी, वो जो नीचे आपको नजर भी हाँ, आ ये रही है वो कि हमने, क्या था, सॉरी, ये कमांड, जी ये कमांड आपने अभी क्या चलाई थी ये? मैं दोबारा चला रहा हाँ हाँ हूँ। ठीक है, ये देखें ये बेसिकली vim etcfs टैब, मैं हाँ, उसके वी आई कंटेंट्स को ठीक है, मैं, एडिटर में तो जाने ये के लिए रूट, हाँ ये रूट की उससे ओपन होगी, तो मैं उससे बेसिकली उसको ओपन कर रहा हूँ। FS ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर है इसमें क्वेश्चन, कोई एम्बिग्यूटी? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा ठीक हो गया, एक मिनट मुझे दीजिएगा जस्ट, जी जी। मैं वापस
जी सॉरी। अच्छा तो खैर हम दोबारा जाते हैं sudo vm if अच्छा तो कल मैंने इस फाइल को ओपन किया था, आपको याद होगा, और मैंने एक एंट्री यहाँ पे की थी, अगर जी आप यहाँ पे देख रहे हो ये एंट्री कल हमने की थी। तो हम इसको यहाँ पे एंटर करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे मैं अगर देनी हो एंट्री तो सबसे पहले मैं बताऊंगा उस पार्टीशन का नाम, ठीक है, क्या होगा नाम उसका, dev sdb1, ठीक है, और टैब प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे माउंट डायरेक्टरी, जो माउंट पॉइंट है, जो वो हमारी डायरेक्टरी इसमें हमें माउंट करना है, मैं सपोज से कहता हूँ कि mnt के ऊपर माउंट कर दे, और आगे टैब प्रेस करना है, और अब बताना है हमने इसको फाइल सिस्टम, कौन सा फाइल सिस्टम उस पर हमने किया था, ext4, ठीक है। अच्छा फिर टैब प्रेस करूंगा तो अब पूछ रहा है ऑप्शंस। ऑप्शंस जो हैं फॉर नॉर्मल पार्टीशंस ज़्यादा नहीं होती, डिफ़ॉल्ट्स हम रख देते हैं। जब हम कोई नेटवर्क बेस्ड पार्टीशन लेके आएंगे, उसकी एंट्री करेंगे, जिस तरह NFS पार्टीशन हो गई या दूसरी पार्टीशन होती हैं, तो उसमें फिर हम ऑप्शंस में बताते हैं कि रीड ओनली पार्टीशन है या रीड राइट पार्टीशन है, तो इस तरह के ऑप्शंस हम देते हैं। इवन हम क्रेडेंशियल्स भी दे सकते हैं इस यहाँ पे कोई नेटवर्क बेस्ड पार्टीशन है, इसके लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए तो वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आइसकजी की जो पार्टीशन होती हैं उनके लिए क्रेडेंशियल्स भी देने होते हैं, यूजर पासवर्ड से करते हैं, तो वो यूजर पासवर्ड तो नहीं देते यहाँ पे, लेकिन एक फाइल होती है उसमें सेव करके फाइल का रेफरेंस यहाँ पे देते हैं। तो ये सारी चीजें इस ऑप्शंस के अंदर आती हैं जो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट्स लिख रहा हूँ। तो वो जब इंशाल्लाह उस टॉपिक में आएंगे तो उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि डिफॉल्ट्स की जगह पे अगर हमें ऑप्शंस देनी हो तो क्या देंगे, ठीक है। और उसको टैब प्रेस करेंगे तो फिर ये 2 0 आ रहे हैं। अच्छा ये जो 2 0 आ रहे हैं, ये जो पहला 0 है, ये होता है, ये बताता है सिस्टम को कि भाई इस पार्टीशन की डंप्स, ये जो होते हैं ना, ये कर्नल या मेमोरी डंप्स जिन्हें कहते हैं। डंप्स क्या होते हैं, बेसिकली सिस्टम की स्टेट, अगर खुदा ना खास्ता सिस्टम क्रैश कर जाए तो डिस्क की जो स्टेट थी उसका एक डंप बेसिकली सिस्टम ले लेता है, ताकि खुदा ना खास्ता अगर सिस्टम क्रैश कर जाए तो बाद में आप उस डंप को एसेस करके देख सकते हैं कि डिस्क के ऊपर इशू क्या आया था या पार्टीशन के ऊपर क्या ऐसा इशू आया था राइट ऑपरेशन या रीड ऑपरेशन की वजह से कि वो क्रैश कर गया। तो वो अगर आप सिस्टम को बताना चाह रहे हैं कि भाई इसका जो आप इसको लॉग्स भी कह सकते हैं या इसको स्टेट कह सकते हैं, बेसिकली एक डंप बेसिकली ले लेता है इसका डिस्क का और उसको सेव कर लेता है, ताकि बाद में आप उसको एज रेफरेंस यूज कर सकें। तो अगर आप इसको करना चाह रहे हैं तो 0 की जगह पे 1 कर दें तो वो इसका डंप ले लेगा, ठीक है। और दूसरी जो 0 है, नॉर्मली हम नहीं करते पार्टीशन का, अगर आप देख रहे हैं तो हर जगह पे 0 0 आ रहा है। जो दूसरी 0 है ये फाइल सिस्टम चेक, जिस तरह आपके पास विंडोज में होता है ना चेक डिस्क, तो ये FSC की कमांड होती है लिनक्स के अंदर, फाइल सिस्टम चेक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये पार्टीशन जब सिस्टम रीबूट करे तो रीबूट के दौरान ये इस पार्टीशन का फाइल सिस्टम को अगर आप चेक करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप इस जो 0 है इसको 1 कर दें। तो 1 जब कर देंगे तो सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई आप इसके ऊपर फाइल सिस्टम चेक लगवाना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रीबूट करेंगे तो आप देखेंगे वो पहले इस पार्टीशन को चेक करेगा और उसके बाद आगे जाएगा। और यहाँ पे कुछ जगह पे 2 की एंट्री भी आ रही है, ये 2 की एंट्री अगर आप देख रहे हैं तो ये 2 की एंट्री होती है जो आपकी रूट पार्टीशन होती है उसके लिए 2 की एंट्री होती है। तो यहाँ पे बूट जो है वो हमारी मेन पार्टीशन है तो इसलिए इसकी 2 की एंट्री आ रही है। तो 2 की ये सिस्टम को बताने के लिए कि जनाब ये मेन सिस्टम पार्टीशन है, बूट पार्टीशन है, तो इसको एज ए बूट पार्टीशन के तौर पर लेना। तो ये इन 2 जीरोस का बेसिकली मकसद है। तो अगर आप चाहते हैं फाइल सिस्टम चेक तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली कुछ लोग लगाते हैं जो अनसर्टेन या थोड़ी सी जो नेटवर्क बेस्ड पार्टीशन होती हैं उन पर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बहरहाल हम अभी डिफॉल्ट्स पे चले जाते हैं और ये मैंने एक एंट्री कर दी, उसके बाद मैं इसको सेव करके बाहर आ जाऊंगा। और उसके बाद जब मैं अब फिलहाल LSBL के कमांड करूं तो कुछ भी नहीं है, पार्टीशन 1 पे कोई माउंट पॉइंट नहीं है। तो जैसे ही मैं करूंगा -A, ठीक है, सॉरी इसके लिए मुझे sudo लिखना पड़ेगा। तो ये जनाब अब मैं दोबारा LSBL के कमांड को अगर देखूं तो आप ये देखें ऑटोमेटिकली माउंट हो गई MNT के ऊपर, क्योंकि हमने FS टैब के अंदर एंट्री डाल दी। तो अब ये अक्रॉस द रीबूट कंसिस्टेंट रहेगी और ये चेंज नहीं होगी। क्लियर है ये आईडी? ये और बहुत अगर आप ये क्लियर है, ये कल वाली चीजें भी इसमें क्लियर हो गई थोड़ी सी। चलो आप इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये सारा प्रोसेस, जी जी क्योंकि जी जब आप हैंड्स ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा।
अच्छा, ये तो हो गया हमने ये तकरीबन पूरा प्रोसेस है किस तरीके से आप एक हार्ड डिस्क को जब अटैच करते हैं, उसकी हाँ पार्टीशनिंग किस तरह पार्टीशन करते हैं, फिर उसमें उसको फॉर्मेट किस तरह करना है, पहले डिसाइड करना है कि जीपीटी बेस्ड पार्टीशनिंग करनी है या एमबीआर बेस्ड पार्टीशनिंग करनी है, और उसके बाद फिर आप पार्टीशंस करते हैं और फिर उनको फॉर्मेट करते हैं, मतलब फाइल सिस्टम देते हैं उसको, और फिर उसको माउंट करते हैं किसी डायरेक्टरी के ऊपर, और नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप होता है वो आप एफएस टैब के अंदर उसकी एंट्री डाल देते हैं। तो दैट्स बेसिकली टोटल स्टेप्स हैं किसी भी जिसको अगर आपने यूटिलाइज करना है लिनक्स के अंदर, तो उसके लिए ये स्टेप्स हैं पार्टीशन बनाने के। अच्छा, इसमें जो मैंने आपको रिकमेंडेशन दी थी वो ये कहती कि एफएस टैब के अंदर नॉर्मली अगर आप देखें, अभी हम एफएस टैब फाइल के अंदर ही थे, तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंट एक नजर आएगा। यहाँ पे ये अगर आप देख रहे हैं, बजाय इसके कि वो डिवाइस का एग्जैक्ट नेम यूज करे, यहाँ पे UUID इस्तेमाल हो रहा है। तो और आप देखेंगे कि जितनी भी जो बूट डिवाइस हैं, बूट पार्टीशन है और boot.efi, उसके लिए उसने UUID चेंज रखी हुई है, बिकॉज ये परमानेंट आईडी होती है और ये चेंज नहीं होती, इसलिए उसने यहाँ पे रखी हुई है। तो रेड हैट या CentOS दोनों ही रिकमेंड करते हैं कि आप पार्टीशन को जब मैप करें तो इंस्टेड ऑफ नेम इस नाम से आप उसको इस नाम से करें। ये अक्सर अगर आप में से किसी ने थोड़ा एक्सपीरियंस हो सैन के साथ, ये जो सैन डिवाइसेस होती हैं, सैन डिवाइसेस से अगर आप कोई लॉजिकल वॉल्यूम अटैच करते हैं अपनी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, चाहे वो लिनक्स है या विंडोज़ है, तो होता ये है कि जब भी सिस्टम बूट करता है तो वो हर दफ़ा जो है ना उसको डिफरेंट नेम असाइन कर देता है, सीक्वेंस आगे पीछे कर देता है। तो फिर उसमें जो चीज़ होती है वो होती है UUID। तो बज़ाहिर आपको फील नहीं होता, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसने लॉक किया होता है इसको, इस आईडी को, ताकि खुदा ना खास्ता अगर नेम चेंज भी हो जाए तो वो इसकी बेस से पहचान ले कि जनाब ये पार्टीशन मेरी ये वाली थी बूट वाली, और ये वाली पार्टीशन मेरी रूट पार्टीशन थी। तो इस तरीके से आपको बेसिकली वो उसको रखना होता है। तो यहाँ क्योंकि लिनक्स में हर चीज़ ओपन है और आपके पास ऑप्शन है, आपने लेस सिक्योर भी कर सकते हैं, लेस रिलायबल भी, और मोर रिलायबल, ये अब आपके ऊपर है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि आप इंस्टेड ऑफ नेम आप UUID करें। अब सवाल ही पता होता है इसका जो पार्टीशन हमने बनाई है इसकी यूजर आईडी कहाँ से आएगी, तो वो आएगी SLBLK -FT फुल पाथ। ये जनाब ये देखें, ये इसकी UUID आ रही है, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको कर लें कॉपी, और उसके बाद हम दोबारा जाते हैं एफएस टैब एंट्री के अंदर, और यहाँ पे मैं इंसर्ट दोबारा आता हूँ और इस एंट्री को एडिट करता हूँ। यहाँ पे बजाय मैं इसको UUID नेम के मैं UUID सेव कर देता हूँ, और वो जो UUID है वो आपने जो कॉपी की है वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये UUID मेरी इस नई पार्टीशन की है। तो दिस इज द रिकमेंडेड वे ऑफ डूइंग अटैचिंग पार्टीशन। तो रिमेंबर, अगर आप में से किसी ने एग्जाम देना हो रेड हैट का, तो उसमें भी जब इस किस्म का क्वेश्चन आए जिसमें आपको कहा जाए कि एफएस टैब के अंदर एंट्री करनी है, तो दिस इज द रिकमेंडेड वे। आपने कोशिश करनी है कि UUID से मैप कीजिएगा, तो इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि एग्जाम के अंदर अगर आप किसी भी एक्टिविटी सिस्टम आपका क्रैश कर गया तो बस आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो मेक श्योर कि आप हमेशा जो रिकमेंडेड सॉल्यूशंस होते हैं उन्हीं को यूज़ किया करें। एग्जाम का मकसद भी ये होता है कि वो आपको प्रोफेशनल बना रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप बेसिकली एक रिकमेंडेड ऑप्शंस को यूज करेंगे। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यू माउंट करता हूँ, लेट्स सपोज /mnt और sudo यूज कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने यू माउंट कर दी, LSBL के कमांड पे जाऊंगा तो यहाँ पे अब इसका कोई माउंट पॉइंट नहीं है। अब माउंट माइनस से दोबारा चला, तो अब माउंट माइनस से दोबारा चलाता हूँ टू बी चेक कि जी वाकई वो जो एंट्री मैंने की है बेस्ड ऑन UUID वो इसकी सही है कि नहीं। ओके सॉरी, sudo कमांड हमने नहीं लगाई, sudo mount माइनस से, और अब हम देते हैं LSBL के, तो ये देखें ये माउंट हो गई। इट मीन्स कि हमारा जो UUID था वो बिल्कुल ठीक था और उसने उसको मैप कर दिया। क्लियर है? जी जी। और अगर आपने वैसे एफएस टैब की जो फाइल है, इसको अगर आपने सिंटैक्स चेक करना हो, वेरीफाई करना हो कि इसमें कोई इश्यू तो नहीं है, तो ये कमांड होती है find mnt स्पेस -- वेरीफाई। तो ये आपको बता देती है कि नो एरर और वार्निंग डिटेक्टेड। अगर ये सक्सेस है तो मतलब ओके आपकी एफएस टैब एंट्री।
ये क्यों जरूरी है? एक बात हमेशा याद रखिएगा कि fstab फाइल जो है वो अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट होती ये है ये इन टर्म। ये वाली कमांड जो है ये पर्टिकुलरली फॉर fs टैब है ना? जी जी, ये fstab को चेक करती है, उसका सिंटैक्स चेक करती है, उसमें अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो ये बता देती है, अदरवाइज अच्छा ये अच्छा अच्छा। सक्सेस दे देती है। तो एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि fstab के अंदर इनकम्प्लीट एंट्री इज नॉट अलाउड। अगर आपने गलती से भी कोई इनकम्प्लीट एंट्री कर दी है या जो पार्टीशन आपने मैप की है वो पार्टीशन एग्जिस्ट नहीं करती एट द टाइम ऑफ रीबूट या सिस्टम को जब आपने पावर ऑन किया, तो आपका सिस्टम जो है वो इमरजेंसी मोड में चला जाएगा या आप उसे कह लें रेस्क्यू मोड में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा वो अच्छा अच्छा। नॉर्मल मोड में नहीं आएगा, बिकॉज जैसे ही उसको fstab की एंट्री गलत मिलेगी या डिस्क या पार्टीशन जो है वो उसको नहीं मिलेगी तो वो बूट नॉर्मल बूट नहीं करेगा। तो इसलिए fstab फाइल को आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो इसमें कोई है बहुत आसान, लेकिन बस ये कि बाज़ का टाइपो मिस्टेक हो जाती है। तो अगर टाइपो मिस्टेक गलती से हो गई तो उसके बाद सिस्टम आपका जो है वो नॉर्मल बूट नहीं होता, वो इमरजेंसी मोड में चला जाता है। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा ट्रबल शूट करने का तरीका, कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई काम हो जाए तो आपने उसको ट्रबल शूट कैसे करना है। बिकॉज उसके लिए फिर हमें एक नॉर्मल सीक्वेंस को ब्रेक करके पहले वो जो शुरू में जो बूट स्क्रीन आती है उसमें भी जाकर कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं फॉर फ्यू मिनट्स का ऑपरेशन है, उसके बाद हमारी fstab की हम फाइल को ठीक शिक कर फिर उसके बाद दोबारा रीबूट कर सकते हैं। तो बहरहाल वो नेक्स्ट मॉड्यूल में इंशाल्लाह ट्रबल शूटिंग नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको कराएंगे। क्लियर है अब तक? कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरी पार्टीशन थी, अगर आप उसको पार्टीशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन लेट्स सपोज मैं उसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पार्टेड dev sd b, ठीक है, सॉरी हम इसको sudo से चला लेते हैं और मैं इसको कहता हूँ कि प्रिंट करो। अच्छा, ये दिखा रहा है कि दो पार्टीशन हैं, एक ext4 जी जिसके ऊपर मैंने अभी सारा प्रोसेस किया। अच्छा, दूसरी पार्टीशन मैं चाह रहा हूँ कि यार नहीं, इसका साइज मैंने ज़्यादा देना है, ये साइज कम है इसका, 3 GB है तो मैंने इसको 4 GB करना है। तो किसके लिए क्या करूँगा? फिलहाल मैं इसको, क्योंकि अभी कोई फाइल सिस्टम इसके ऊपर नहीं दिया, सिर्फ बताया है मैंने उसको कि XFS होगा, अभी मैंने फॉर्मेट नहीं किया, फॉर्मेट सिर्फ मैंने ऊपर वाले को किया और सारा उसका प्रोसेस किया, इसका नहीं किया मैंने। तो आप इसको अगर रिमूव करना हो तो यहाँ पे आप RM आगे नंबर बता देंगे। अब ये नंबर 2 है, यहाँ पे ये देखें, ये नंबर 2 है तो आप RM2 कर देंगे। आर ये आप आर एन है ये। RM, M स्टैंड, वो RM कमांड नहीं होती जिस तरह लॉट सॉर्ट ऑफ RM रिमूव, रिमूव RM2, रिमूव ठीक। ये उसी का कह लें उसी की सिंबॉलिक फॉर्म है, RM इज इक्वल टू 2। तो मतलब ये है कि पार्टीशन 2 को रिमूव कर दो, ठीक है, लेकिन मेक श्योर, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो पार्टेड है वो जो भी एक्शन आप करेंगे पार्टेड इमीडिएटली उसको परफॉर्म करता है रन टाइम के ऊपर। तो चेक कर लें कि आप सही डिवाइस की सही पार्टीशन को फॉर्मेट करने लगे, तो सिलेक्ट डेव SDB एक बार दोबारा कर लें, ये बता देगा कि जनाब आप सही डिस्क के ऊपर हैं, और फिर आप प्रिंट करें एक दफ़ा, देखें कि वाकई यही पार्टीशनिंग स्कीम है, और फिर आप RM2 चलाएं। अदर ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी पार्टीशन ना रिमूव कर दें इसमें डाटा हाँ वेस्ट हो। गलत। तो हाँ ठीक है हाँ, ठीक। तो ये बड़ा मतलब हाजिर दिमागी सिर्फ थोड़ी सी चाहिए होती है, मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी ज़रा टेंशन चाहिए होती है। तो अब मैं दोबारा अगर प्रिंट करूं पार्टीशन टेबल, तो अब देखें वो दूसरी पार्टीशन यहाँ से गायब हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है? जी जी क्लियर। अच्छा, बजाय इसके कि एक और तरीका है, बजाय इसके कि मैं यहाँ से दूसरी पार्टीशन दोबारा क्रिएट करूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि जी मैं वो 4 GB साइज करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड से भी कर सकता हूँ। बजाय पार्टेड यूटिलिटी के अंदर जाने के, मैं पार्टेड कमांड के से ही ये कर सकता हूँ। यहाँ से पार्टेड लिखूँ और मैं इसे कहूँ पार्टेड डेव SDB, ठीक है, M के पार्ट, ठीक है, मेक पार्ट। आगे मैं जब हम मेक पार्टीशन करते हैं तो क्या पूछता है? नाम पूछता है उसका, ठीक है, मैं इसे कहता हूँ part2, ठीक है। और अगर MS-DOS या MBR पार्टीशनिंग हो तो फिर आपको यहाँ बताना पड़ेगा पार्टीशन की जो टाइप है, प्राइमरी है या एक्सटेंडेड पार्टीशन है, तो वो बतानी पड़ेगी। अभी क्योंकि हम GPT कर रहे हैं तो GPT में आपको नाम बताना पड़ता है, नाम बता दिया। आगे आपने उसका फाइल सिस्टम बताना है, मैं कहता हूँ XFS फाइल सिस्टम है, और फिर आपने स्टार्ट और एंड बताना है इसका। तो स्टार्ट हम बताते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 5001 MIB से 9000 MIB कर दो, ये मैंने इसका स्टार्ट एंड पॉइंट बता दिया। तो हाँ ये एंटर किया, तो ये देखें उसने कोई एरर नहीं दिया। लेट्स सपोज अगर कोई एरर होता तो मुझे बता देता।
तो ये पार्टीशन क्रिएट होगी बाय यूजिंग सिंपल कमांड, बजाय इसके कि आप यूटिलिटी के अंदर जाएं और फिर ये करें, आप डायरेक्ट कमांड से भी काम कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। सही सही। ये क्लियर हो गया? ये वही स्टेप्स जो मुझे इंटरेक्टिवली पूछ रहा था, मैंने इसके ऊपर लेकिन प्रॉम्प्ट ये के ऊपर वाली कमांड के लिए जरूरी है, होना चाहिए ना कि आपका पार्टीशन ऑलरेडी पार्टेड में जाके रिमूव हो चुका हो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो रिमूव हो चुका है। हाँ, तो अगर आप दोबारा पार्टेड डेव एसडीबी करें, एसडीबी और करें और और जो यहाँ और ये जो हमने मॉडिफिकेशन की है, यानी कि हमने हम्म, क्या किया है कि पहले रिमूव किया है और उसके बाद उसको जो है वो उसमें जो भी मॉडिफिकेशन थी वो हमने कर दी है। ये सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए किया मैंने ये। अदरवाइज जो है ना, अगर पार्टीशन एक दफ़ा आपने फाइल सिस्टम को फॉर्मेट कर दिया उसको, तो बाद में कुछ और ऑप्शंस भी हैं, वो आगे चल के देखेंगे, जिनमें आप उसका हाँ पार्टीशन का हाँ हाँ, साइज ठीक इंक्रीज है डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो ये देखें, ये ठीक। पार्टीशन बन गई है, ये यहाँ पे आ गई। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जनाब ये इस तरह बेसिकली होता है। तो ये देखें, ये हो गई। अब इसको भी आप mkfs मेक फाइल सिस्टम सूडो साथ लगाएं, mkfs.x फॉर्मेट हमने फॉर्मेट इसको कर लेते XFS, हैं हाँ make.fs.xfs, और आगे हम बता देते हैं /dev/sdb2। ये 2 है ना, बेसिकली पार्टीशन 2 है। जी जी। मैं इसको करता हूँ, सॉरी, सूडो। तो अच्छा, ओके, वो कह रहा है जी, क्योंकि हमने पहले फाइल सिस्टम इसके ऊपर किया था, तो वो कह रहा है जी कि उसके रिकॉर्ड के हिसाब से इसके अंदर फाइल सिस्टम मौजूद है, तो आप फोर्सफुल -F का बटन यूज करें। तो मैं यहाँ पे -F का बटन यूज करता हूँ। तो हम इसको ये कर लें। ये इसलिए कह रहा है क्योंकि लास्ट टाइम हमने उसको फॉर्मेट कर दिया था, हाँ, ठीक है, दिया और था दिया फॉर्मेट था। करने के बाद तो इसलिए वो कह रहा है कि जी मुझे इस डिस्क के अंदर फाइल सिस्टम नजर आया, तो आप -F का साइन यूज करें तो ओवरराइट। तो मैंने इसको -F यूज कर दिया, तो उसने ओवरराइट कर दिया। तो ये इस तरीके से आप जो है वो पार्टीशंस बना सकते हैं। अब ये बना ली, अब इसको अगेन फॉर्म माउंट होगी, अब इसको माउंट करना बाकी रहेगा। तो अब इसको आप एक डायरेक्टरी बना लें, mkdir, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि मैं एक सूडो mkdir और मैं /data के नाम से एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जी माउंट कर दो dev sdb2 को कहाँ पे, डाटा के ऊपर, ठीक है। ये मैं कमांड दे दी इसको सूडो, तो ये माउंट हो गई। अब मैं अगर इसको करूँ ls/data, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे डाटा टेस्ट डायरेक्टरी कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये दिस इज हाउ यू कैन ऐड पार्टीशंस एंड हाउ टू माउंट देम इनटू द डायरेक्टरी। और इसी तरह इसकी fs टैब के अंदर एंट्री डाल दें। अगर lsbl के कमांड आप रन करें, तो आप देखें, ये देखें /data ये माउंट होगी, ठीक है। ठीक है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? नहीं, ये क्लियर है। ओके, अच्छा, तो इसी का एक हिस्सा है। मैंने आपको याद होगा, यहाँ पे आपको मैंने एक ये है कमांड, और df-h ये भी आपको बताती है कि जी आपकी ये माउंट पॉइंट है, लेकिन ठीक। lsbl की आपको इस सीक्वेंस ट्री स्ट्रक्चर में दिखाएगी, और ये आपको इस तरह दिखा रही होती है, sda1 sda2 sdb1 ये दिखा रही है इस तरह, ठीक है। तो दोनों कमांड्स हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब हम सिस्टम ओएस इंस्टॉल कर रहे थे, तो हमने एक स्वैप ऑप्शन यूज की थी। ये देखें, ये स्वैप आपको नजर आ रही होगी, ये स्वैप पार्टीशन हमने एक बनाई थी। स्वैप पार्टीशन क्यों बनाते हैं? बिकॉज जब भी आपका होता ये है कि ये एक वर्चुअल मेमोरी होती है, जो कि डिस्क के ऊपर एक फाइल होती है, और इसको ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है दो केसेस में। जब वो देखता है कि आपके नॉन क्रिटिकल टास्क हैं, जो कि या नॉन फ्रीक्वेंट है, नॉन क्रिटिकल हैं, लीस्ट प्रिविलेज वाले हैं, तो उनकी जो मेमोरी स्पेस है, उसको फ्री अप करने के लिए, जो मेन मेमोरी, जो फिजिकल मेमोरी है, उसकी स्पेस को फ्री अप करने के लिए वो क्या करता है, उन तमाम प्रोसेसेस को स्वैप पार्टीशन के अंदर उनकी जो मेमोरी का, उनकी जितना अच्छा भी हाँ, डाटा ये होता है वो ये वहाँ प्लीज जरा रिपीट कीजिएगा, स्वैप वाला जो पार्टीशन है इसके बारे में प्लीज थोड़ा। हाँ हाँ। हाँ, स्वैप बेसिकली ये आप समझ लें ये कि तो जो बाय डिफॉल्ट शुरू में इंस्टॉलेशन के वक्त ही बन जाता है ना? बिल्कुल, ये हमने बनाया था उस वक्त जब हम पार्टीशनिंग जी कर जी, रहे थे, बनाया था। तो उस वक्त हमने स्वैप पार्टीशन बनाई थी। तो स्वैप पार्टीशन यूँ समझ लें, ये मेमोरी का एक दूसरा हिस्सा है बेसिकली। आपकी जो आप मेमोरी असाइन करते हैं ना अपने सिस्टम को, जी जी। मिसाल के तौर पर मेरा एक लैपटॉप है, इस पे 8 GB रैम है, लेट्स सपोज,
तो 8 GB रैम है, तो इसके ऊपर मैंने लिनक्स कर दी। तो लिनक्स मुझसे कहता है जी स्वैप पार्टीशन भी आपने बनानी है, और उसका साइज जो है वो इसका एक फार्मूला है स्टैंडर्ड, कोई फिक्स नहीं है, बट फार्मूला है रिकमेंडेड कि अगर आपकी रैम जो है वो 2 GB है, तो 2 GB से नीचे है, तो स्वैप की जो साइज होगा वो डबल ऑफ द रैम होगा, ठीक है, क्योंकि एक ठीक वर्चुअल है। मेमोरी होती है। और अगर मोर देन 2 GB है, तो साइज जो होगा वो इक्वलेंट टू द रैम साइज ऑफ द रैम होगा। और अगर मोर देन 8 GB है, तो फिर साइज 4 GB ही रहेगा, 4 GB से ऊपर नहीं रहेगा स्वैप पार्टीशन का। अच्छा, अब ये स्वैप पार्टीशन ये एक वर्चुअल मेमोरी होती है, विंडोज में भी कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का। उसमें फ़र्क ये है कि हमसे पूछता नहीं है, इसमें ये हमसे पूछता है कि जी वर्चुअल मेमोरी कितनी रखनी है आपने। और इसके दो मकसद हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसा मैंने बताया कि इसको यूज़ करता है। एक तब जब उसने जो लीस्ट प्रिविलेज टास्क होते हैं, या लेस फ्रीक्वेंट, या मतलब जो कि बहुत रेयरली यूज़ हो रहे होते हैं, एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके जितना मेमोरी के अंदर डाटा होता है उसको उठा के ट्रांसफर कर माइग्रेट कर देता है इस स्वैप पार्टीशन के अंदर। और ताकि जो मेन मेमोरी है उसकी स्पेस को फ्री किया जाए फॉर अदर प्रोसेसेस जो कि इम्पोर्टेंट हैं या प्रिविलेज्ड हैं, जिस तरह कल हमने लास्ट टाइम प्रिविलेज वाला यानी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये उस वक्त हो रहा होगा ना कि जब हमारी जो एक्चुअल मेमोरी है, यानी कि फॉर एग्जांपल 8 GB रैम है, वो हम्म, हम्म। मतलब वो अच्छी खासी यूटिलाइज हो गई होगी। नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि एक तो वो सिनेरियो है कि आपकी रैम जो है ना वो फुली यूटिलाइज हो रही है, मोर देन 90% या 95% यूटिलाइज हो रही है, और जो आपके प्रिविलेज प्रोसेस हैं उनको वहाँ से रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, मेमोरी रिसोर्सेज। तो जी फिर जी। ये क्या करता है कि ये जो है ना, जो लीस्ट प्रिविलेज वाले जितने भी प्रोसेसेस होते हैं या टास्क होते हैं, जो जॉब्स होती हैं, उनका जो मेमोरी के अंदर डाटा है उसको उठा के स्वैप के अंदर डाल देता है। अगर ये भी ना बने, तो फिर वो क्या करता है, मजबूर होके वो जो भी आपका प्रोसेस है, भले वो उसकी प्रायोरिटी जितनी भी हाई क्यों ना हो, अगर मेमोरी के अंदर जगह नहीं है, तो वो उसको स्वैप में स्पेस देगा। तो वही बात है, फिर स्वैप में जब स्पेस देगा या पार्टीशन में, तो स्वैप पार्टीशन कहाँ पे होती है, डिस्क के ऊपर होती है। और डिस्क जारी बात है स्लो होती है एज कम्पेयर टू मेमोरी। मेमोरी तो एक चिप होती है जो आपके बोर्ड के ऊपर होती है, उसकी परफॉर्मेंस सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी है, उसकी परफॉर्मेंस कहीं हद मतलब कई गुना बेहतर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हार्ड डिस्क। तो इस वजह से ये दो सिनेरियोज होते हैं। जरूरी नहीं है कि मेमोरी फुल होगी तो तब करेगा। ये खुद भी जो लीस्ट क्रिटिकल टास्क होते हैं या जो लीस्ट प्रिविलेज टास्क होते हैं, ये उनको ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता रहता है। ये एक रन टाइम प्रोसेस है, भले मेमोरी अवेलेबल है या नहीं है, ये दोनों सूरतों में करता रहता है। क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है ना कि जैसा ओरेकल हो गया, या ये डीबी सर्वर हो गए, या एप्लीकेशन सर्वर हो गया, इन पे अचानक से एक पीक आती है। अगर आपने कभी इनके ग्राफ्स देखे हो ना, मतलब हम अच्छा तो अच्छा अच्छा। डेली बेसिस पे सारी बात है इन चीज़ों से ही निपटते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पे, मैं क्लाइंट का मैंने वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वो किया, तो उसमें हुआ ये कि उन्होंने कोई वीएम क्रिएट की डेटाबेस के लिए, उसमें उन्होंने जो है ना वो देख रहे थे कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो थी। तो जब वो हमने जाके देखा, तो उसमें हमने ग्राफ चेक किया, तो पता चला जनाब ये मसला आ रहा है, इसकी रैम कम असाइन की हुई है, इसकी वजह से वो स्वैपिंग हो रही है। तो स्वैपिंग से मुराद के स्वैप पार्टीशन यूज हो रही है, जिसकी वजह से वो जो ओरेकल का प्रोसेस है वो स्लो हो रहा है। अब वो स्लो होता है एक टाइम के ऊपर, कब, जब एट द एंड ऑफ द डे वो लोग रिपोर्ट्स ट्रिगर करते हैं, जनरेट करते हैं, बड़ी हैवी रिपोर्ट्स होती हैं पूरी डे की एक्टिविटी की। तो वो एक स्पाइक आती है, और उस स्पाइक जो है ना, वो फिर आपकी प्रोसेसिंग और मेमोरी, उसको बहुत कुछ चाहिए होता है। उस स्पाइक के टाइम पे अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है सिस्टम के पास, तो जारी बात है फिर वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो दैट इज एम्बैरेसिंग सिचुएशन। तो जारी बात है उसके लिए फिर आपके पास रिसोर्सेज इतने होने चाहिए कि वो स्पाइक को भी हैंडल कर सकें। तो अब अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो स्पाइक्स हर 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद आती रहेंगी, बिकॉज जारी बात है कोई ना कोई बंदा जो बैठ के, कोई भी ऑफिस का, वो कोई ना कोई रिपोर्ट ट्रिगर कर रहा होगा। तो ये बड़ी ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। फिर आपको देखना पड़ता है, ग्राफ्स की हेल्प से एनालिसिस करना पड़ता है कि यार इसकी रिक्वायरमेंट कितनी, जैसे हमने टॉप कमांड से देखा कि मेमोरी यूसेज कितनी है, स्वैप पार्टीशन यूज हो रही है नहीं हो रही, वगैरह वगैरह। तो इसलिए स्वैप को एज ए लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अगर जगह नहीं मिली उसे मेन मेमोरी की, फिर वो इस पर जाता है। तो ये इसका एप्लीकेशन है। अब लेट्स सपोज हमारा यही सिनेरियो हो गया है कि मेन मेमोरी भी हमारी फुल हो गई है, फुल हो जाती है बाज़ औक़ात, और फिलहाल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको देने के लिए, और प्लस हमने हम्म, स्वैप की पार्टीशन का साइज है वो भी अकोमोडेट नहीं कम कर पा रखा रहा। हुआ है। हाँ, तो उसको हम थोड़ा अगर एक्सटेंड करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसी मॉड्यूल का हिस्सा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं।
तो लेट्स सपोज मैं दोबारा जाता हूँ पार्टेड के अंदर और इसमें मैं करता हूँ, इसमें देखिए मैंने डिस्क सेलेक्ट नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी डिस्क सेलेक्ट हो गई, ये देखें ये बता रहे यूजिंग dev SRO, मैंने खाली पार्टेड लिखा। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट, क्योंकि मुझे एक पार्टीशन चाहिए, तो SDB के अंदर शायद पार्टीशन एक कुछ सॉरी मैंने जो पार्टेड है उसको मैंने sudo कमांड से नहीं एग्जीक्यूट किया, sudo parted और अच्छा ये कर दिया, और इसमें हम आगे, और यहाँ पे मैं कहता हूँ select /dev /sdb, ये मैंने कर दिया, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ प्रिंट। तो अब मेरे पास 1 GB है इसमें, अगर आप देखें तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन अब मैंने बनानी हो तो मैं यहाँ पे करूँगा मेक पार्ट, ठीक है। और मैं ऐसे कहता हूँ पार्टीशन नेम, ऐसे कहता हूँ swap1 कह लें, swap2 कह लें, कोई नाम दे दें। फाइल सिस्टम टाइप, तो फाइल सिस्टम टाइप पे आपने यहाँ पे लिखना है linux-swap, ये इसका फाइल सिस्टम टाइप, क्योंकि स्वैप का फाइल सिस्टम स्वैप ही होता है, ठीक है। तो लिनक्स स्वैप ये आप लिखेंगे, ये कीवर्ड है और ये इसकी टाइप है, तो ये आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हम एंटर करेंगे, और स्टार्ट और एंड रेंज तो मैं ऐसे कहता हूँ 9001 MIB से ये करे, और एंड जो है वो 9900 MIB। तो ये जनाब उसने कर दिया, ठीक है। और अगर मैं प्रिंट कमांड यूज करूं तो ये देखिए मेरे पास 943 MB की एक स्वैप एक पार्टीशन आ गई। अब यहाँ से मैं करूंगा क्विट। अच्छा, क्विट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जारी बात है मैंने स्वैप पार्टीशन को पहले इसको फॉर्मेट वो करना है, मतलब फॉर्मेट कह लें या इसको स्वैप बनाना है। अभी स्वैप बनाया नहीं है, अभी सिर्फ बताया है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जनाब मैं इसको बनाऊंगा। तो बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अगेन LSBL के कमांड से आप चेक कर सकते हैं कि जनाब ये आ गई है HDB3, इट्स ओके, ये आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब कोई भी पार्टीशन जिसको आपने स्वैप बनाना तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे sudo mk-swap, मेक स्वैप, ठीक है, mk-swap /dev /sdb सॉरी SDB3 थी ना, हाँ 3 है, तो मेक स्वैप dev SDB3, ठीक है। ये कोई मसला, SDB3 है ना पार्टीशन जिसको हमने, बिल्कुल मैं इसको एंटर करूंगा तो उसने कहा जी सेटिंग अप स्वैप स्पेस वर्जन 899 MIB वगैरह जो भी। अच्छा, एक कमांड है फ्री कमांड, तो फ्री कमांड में ये बता रहा होता है कि जनाब मेमोरी आपके पास कितनी बची है। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी जब टॉप कमांड को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी फ्री कमांड का एक ये हेडर आ रहा था। अब इसमें बता रहा है कि आपके पास जो फिजिकल मेमोरी है या फिर जो आपकी वर्चुअल मशीन को जो मेन मेमोरी असाइंड है वो है तकरीबन 2 GB 1.87 GB, और 1.46 GB यूज हो रही है, और सिर्फ 111 MB फ्री पड़ी हुई है, इतनी शेयर्ड है, कैशे अवेलेबल वगैरह जो भी ये सारी डिटेल आ रही है। स्वैप की अगर बात करें तो स्वैप में देखें कितनी हमने रखी हुई है साइज 2 GB, और यूज कितनी हो रही है, ये 248 MB यूज कर रहा है। तो यूज कर रहा है, यूज इसलिए कर रहा है जैसा मैंने बताया कि जो लीस्ट प्रिविलेज टास्क हैं उनको ऑटोमेटिकली ये स्वैप से ही रन करता है, बिकॉज वो कहता है कि ये इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, खुद ही असेस कर लेता है वो। और फ्री कितना पड़ा हुआ है 1.84 GB। तो अभी इसमें हम जो मैंने ये वाली ऐड की ना, ये वाली ये अभी इसमें ऐड नहीं हुई, ये सिर्फ ऐड करने के लिए आपको इसके लिए एक कमांड होती है sudo swap on, ये करना पड़ता है, swap on dev SDB3 है ना, तो ये कमांड आपको देनी पड़ेगी, तो ये जाके ये इसमें ऐड करेगा। तो अब अगर हम दोबारा फ्री कमांड चेक करें तो कितना साइज हो गया 3 GB, ये देख रहे हैं चेंज हो गया फ्रॉम 209 से 309, ऐड हो गया ना एग्जिस्टिंग में। एग्जैक्टली। तो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज द साइज ऑफ योर स्वैप फाइल, ठीक है। और इसको मेक श्योर कि ये ऐड तो आपने कर दी है, बट दिस इज नॉट परमानेंट, ये परमानेंट नहीं हुई। इसको परमानेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको आपको FS टैब के अंदर एंट्री डालनी पड़ेगी, और FS टैब के अंदर एंट्री डालने के लिए आप क्या यूज करें, इसका इंस्टेड ऑफ नेम आप इसका UID यूज करें। ये इसका UID है, ये हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं इसको, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और अगेन मैं जाता हूँ sudo vim/etc/fs टैब, और यहाँ पे मैं इंसर्ट प्रेस करके तो मैं आखिरी लाइन में आ जाता हूँ,
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ UUID इज इक्वल टू, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं आगे बताना है मैंने माउंट पॉइंट, तो माउंट पॉइंट इसका स्वैप ही है, ठीक है। फाइल सिस्टम वो भी स्वैप है, ठीक है। और ऑप्शंस आप क्या देंगे, वही डिफॉल्ट्स, और जारी बात है ये स्वैप फाइल है तो इसका ना ही आपने डंप देने की जरूरत है और ना ही फाइल सिस्टम चेक की जरूरत है इसको, तो ये अच्छा एंट्री ठीक आपने है। डाल देनी है। अगर आप देखें तो स्वैप की ऑलरेडी ये एंट्री एक डली हुई है, ये देख रहे हैं, ये जो एग्जिस्टिंग स्वैप है ये एंट्री डली हुई है, और हमने एक ये नई स्वैप की एंट्री डाल दी, ठीक है। तो मैं इसको राइट करके बाहर आ जाता हूँ, और मैं इसको माउंट माइनस ए भी कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने माउंट ऑन की हुई है, तो ऑलरेडी वो माउंटेड है। तो ये अब परमानेंट हो गया, अब अक्रॉस द रीबूट उसको ये स्वैप जो है वो पूरी मिलेगी, ठीक है। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, स्वैप सूडो स्वैप ऑन माइनस ए, ये कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये देखेगा कि ऑलरेडी अगर को आपने मैप की हुई है एफएस टैब के अंदर स्वैप पार्टीशन जो कि ऑलरेडी एडेड नहीं है, तो वो इस कमांड से ऐड हो जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं स्वैप सूडो सूडो नहीं तो स्वैप माउंट ऑन, माउंट और स्वैप ऑन दोनों से सेम काम होगा? हाँ दोनों से सेम काम होगा, लेकिन स्वैप ऑन जो है वो टेक्निकल इसकी अपनी कमांड है, अपना इसका है, उससे थ्रू आप करें तो ज़्यादा बेहतर है माइनस से, ये बेसिकली ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको यूज़ करें। माउंट माइनस से यूज़ होती है तमाम पार्टीशन के लिए, चाहे वो नॉर्मल पार्टीशन है या वो स्वैप पार्टीशन है या बूट पार्टीशन है। तो स्वैप ऑन जो है वो सिर्फ स्वैप फाइल के लिए, वो इसको फिर उसमें ऐड कर देती है। तो ये अगर स्वैप ऑन शो, स्वैप ऑन डैश डैश, तो ये आपको बताएगी, ये देखें ये आपको बता रहा है कि दो स्वैप पार्टीशन जो है वो स्वैप के तौर पे यूज हो रही है, एक ये पुरानी वाली और एक ये नई वाली, देख रहे हैं। और ये जो आपको नजर आ रही है ये इसकी प्रायोरिटी नजर आ रही है, ठीक है, -2 और -3। तो ये डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी -2 होती है, तो पहले ये यूज़ करेगा और फिर -3 है, फिर ये यूज़ करेगा। तो आप प्रायोरिटीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको चेंज करना हो तो आप कहाँ चेंज करेंगे इसको, आप अगेन एफएस टैब के अंदर जाएंगे, और अगर आपने ये की जो प्रायोरिटी वो चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह पे, जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे PRI प्रायोरिटी इज इक्वल टू, लेट्स सपोज आप कहते हैं इसको जनाब 4 कर दो, तो ये प्रायोरिटी 4 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ -3। तो मैं इसको जैसे राइट करके बाहर आऊँगा और मैं इसको दोबारा से सुडो स्वैप ऑन -a, और मैं इसको करता हूँ शो। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं, हम अभी मैं इसको दोबारा स्वैप ऑफ, मैं इसको दोबारा अनमाउंट करके दोबारा ऑन करता हूँ। तो अगर आपने दोबारा इसको वो करना हो तो हम इसको करते हैं, एक मिनट, स्वैप ऑफ, आप कर रहे हैं डेव STB3। अच्छा लेकिन देखिए वो जो आप 4 किया था एफएस वो टैब रिफ्लेक्ट हो ड्राइविंग जाएगा, प्रायोरिटी। वो मैं भी रिफ्लेक्ट करवा देता हूँ, मैं भी करवा देता हूँ। अच्छा, मैंने अगर आप देखें तो मैंने वो एक पार्टीशन दोबारा रिमूव कर दी है, तो अगर हम देखें तो अभी सिर्फ एक पार्टीशन आ रही है, देखें मैंने अभी ये हाँ sudo जो swap एग्जिस्टिंग off वाली है। कमांड, तो मैं इसको दोबारा यूज कर लेता हूँ। अब वही कमांड स्वैप ऑन -a कर लेते हैं, ये मैंने कमांड यूज की और शो किया, तो ये देखें अब क्या आ गई एंट्री, अब इसमें 4 हाँ से, हाँ हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी माउंटेड थी ना, तो रन टाइम पे चेंज नहीं होता, तो आप उसको दोबारा अनमाउंट करके दोबारा रीमाउंट करेंगे, या रीबूट जब होगा तो वो उसको इसकी चेंज कर देगा, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है। जी जी। तो ये जनाब आपका मॉड्यूल था। स्वैप ऑफ कमांड से आप ऑफ कर सकते हैं। अगर आपने ये स्वैप पार्टीशन को दोबारा से इजेक्ट करना हो, निकालना हो, तो उसका यही तरीका है कि पहले आप स्वैप ऑफ कमांड यूज़ करेंगे ये करके, और उसके बाद फिर आप प्रॉपर मतलब एफएस टैब से एंट्री रिमूव करें पार्टीशन की, और उसके बाद फिर आप उसको पार्ट एडिटर से जाके उसकी पार्टीशन आरएम कमांड से रिमूव कर सकते हैं। तो ये है जनाब आपका स्टोरेज के हवाले से। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई इशू, क्लियर है? हम्म, हाँ ये क्लियर है। अच्छा मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हम्म। हम लेक्चर को अब इतना ही रखें आज के लिए तो आपके लिए ठीक रहेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्योंकि मैं असल में
रात को 2 बजे का कल रात में ऑफिस गया था, सुबह 11 बजे आया हूँ तो इस पर जो है अच्छा ना, दिन अच्छा। में आपको पता है, नींद नहीं होती इतनी कोई खास। हाँ, चलो कोई नहीं। लेकिन फिर ये है कि नेक्स्ट आज क्या है, फिर आपको आगे मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि फिर हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है, हमने थोड़ी फास्ट करनी है फिर स्पीड को इंशाल्लाह। अच्छा, अभी हमारे ये यानी कि ये आपकी आज हमारा कौन सा मॉड्यूल 8 हो गया है? ये हमारा मॉड्यूल 8 हो गया है, तो उसके बाद हमारे जो है ना वो तकरीबन रह गए हैं, मतलब जो RSCSA वाला जो ट्रैक है जी उसके जी। आपके तकरीबन 4 से 5 मॉड्यूल और रह गए हैं। 4 मॉड्यूल टू बी, मतलब हैं तो 6 मॉड्यूल, लेकिन मैंने वो कम्युलेट करके ना, क्योंकि वो एक बहुत छोटे मॉड्यूल थे तो उनको मैंने कुछ में मर्ज करके तो बना दिए। तो तकरीबन मेरा प्लान ये है कि आपका जो ये कोर्स है इसका RSCSA का, ये नेक्स्ट वीक में हमें कंप्लीट करना है। कल का दिन भी है और नेक्स्ट वीक भी है। और फिर अगला जो एक वीक आपका RSC का जो सर्विसेज का पोर्शन है उसके लिए एक वीक चाहिए। एंड देन एनसिबल है, हमने ज़्यादा टाइम एनसिबल पे भी लगाना है। तो एनसिबल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बेसिकली इस पूरे कोर्स का न्यूक्लियस है। उसमें आप ये सारी ऑटोमेशन कर सकते हैं, इन सारे प्रोसेस की जो अभी इस वक्त हम मैनुअल कर रहे हैं सारे। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, कल अच्छा, इंशाल्लाह ये फिर हम। सिर्फ हाँ, सिर्फ एक चीज मुझे ये पूछनी थी, मतलब ये डिपेंड करता है आपके अपने स्केड्यूल पे और टाइम टेबल वगैरह पे, बाकी मुझे इतना हाँ आइडिया नहीं है। मैं ये कह रहा था हाँ कि जैसे हमारा जो, जैसे ये RSCSA वाला जो ट्रैक है, जब ये हाँ खत्म होगा तो हम, हाँ। ऐसा पॉसिबल है कि बीच में एक जैसे 1 वीक की हम ब्रेक लेके उसके बाद वो RSCE स्टार्ट कर लें? आपकी यार कोई। मैं मुझे भी मेरा असल में वो देखनी पड़ेगी, मुझे अपनी स्लॉट्स भी चेक करनी पड़ेंगी। मैं चेक कर लेता हूँ तो मैं इनसे डिस्कस भी कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, से। वो असल में क्या नाम है मेरा, मैं ये चाह रहा था कि थोड़ा सा बीच में अगर गैप आ जाए ना, तो वो हम्म, डेज में लेके थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब प्रैक्टिस कर लूंगा डेली बेसिस पे कोशिश करके ना। नहीं वैसे तो माशाल्लाह हमारी गैप वैसे ही आ जाता है, मतलब सैटरडे से ऑनवर्ड ट्यूसडे हाँ, वो आप 4 सही डेज कह रहे का। हैं, लेकिन वो, हाँ, वो हाँ आप सही कह रहे हैं। बस सिर्फ 1 वीक का, जैसे बीच में 1 वीक अगर हम स्किप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारा आज खत्म, सैटरडे को खत्म हो रहा है या फ्राइडे को खत्म हो रहा है, हाँ। तो हम नेक्स्ट जो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे उसको स्किप करके फिर एकदम फिर स्टार्ट कर लें, तो चलो मैं इस तरह देख से। लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, हाँ, मेरी कोई और अगर क्लास नहीं है तो इंशाल्लाह फिर मैं देख लूंगा। चलें, ठीक है ठीक है, चलें, सही है, सही है। तो तो अब हमारा कल कल हम कौन सा मॉड्यूल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फिर? कल इंशाल्लाह हमने तो थोड़ा है वो जो सिस्टम की सर्विसेज के हवाले से, जो ये सर्विसेज होती है सर्विस। ना इनको, और इसमें प्लस हमने ट्रबल शूट करना है। अगर खुदा ना खास्ता FS टैब की फाइल आपकी करप्ट हो जाती है या रूट का पासवर्ड आप भूल जाते हैं, जो कि नॉर्मली काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि रूट का पासवर्ड किस तरह क्रैक करना है या उसको जी चेंज जी किस जी। तरह कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हम चेक कर करनी है। और फिर उसके साथ नेटवर्किंग का थोड़ा सा हमने करना है इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, और जो RHCE का आप बता रहे थे, वो हाँ हाँ। वो जितना भी, मतलब हम आर एस सी करेंगे। में ना, RSC में 2 सेक्शन है। RSC में एक सर्विसेज का है जिसमें आपकी FTP फायरवॉल की सर्विस है, FTP NFS आईस्कजी DHCP DNS ईमेल HTTPD, ये चीज़ें हो जाएंगी। और फिर उसके बाद एनसिबल आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, तो जो इसका जो इसका RH, चले खैर वो तो बात की बात है, लेकिन RHCE का जो एग्जाम होता है उसमें मतलब अभी उसमें एनसिबल भी है, शामिल इंक्लूडेड है? RSC के जो वर्जन 7 का एग्जाम है उसमें एनसिबल नहीं है। वर्जन 8 जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं उसमें है ही एनसिबल, उसमें बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब ठीक है ना। एग्जाम में जो सर्टिफिकेशन एग्जाम होगा। और जो वर्जन 8 का जो सर्टिफिकेशन एग्जाम है RSCE का, वो हाँ टोटल हाँ, एनसिबल ही है, वो है ही टोटल एनसिबल। एनसिबल है, अच्छा। हाँ हाँ। तो ये सिर्फ इसमें कंटेंट्स में हमने सर्विसेज भी रख दी हैं, 7 वर्जन की भी कुछ कंटेंट्स ऐड कर लें ताकि आपको थोड़ा सा सर्विसेज का पता हो कि सर्विसेज कॉन्फ़िगर किस तरह होती है, ताकि अच्छा, जब आप तो यानी कि एनसिबल की कर लेंगे तो। मैं जब फ्यूचर में वो दूंगा, क्या हाँ, नाम है, एग्जाम दूंगा, तो मैं वही, मतलब ये वर्जन 8 ही दूंगा ना फिर? दोनों चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन वर्जन 7 अक्टूबर में एक्सपायर हो जाएगा, तो वर्जन 8 ही देना पड़ेगा आपको आफ्टर अक्टूबर। अच्छा, वर्जन 8 ही देना पड़ेगा, ठीक है वैसे ठीक है। वर्जन 7 मई में एक्सपायर हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कोविड की वजह से उसको आगे चल ले गए अच्छा, और अक्टूबर जो में। RHC ऐसे वाला है, ये वर्जन 8 ही करेंगे?
ये वर्जन 8 ही वर्जन, ये भी दोनों वर्जन चल रहे हैं, लेकिन वर्जन 8 और उसमें कोई फर्क नहीं है, वर्जन 7 और वर्जन 8 दोनों एक ही कंटेंट है, कोई फर्क नहीं। अच्छा। चले ठीक है, चले सही है। ठीक है ना, तो चलो ठीक हो गया, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात ठीक होती है है, इंशाल्लाह फिर। इंशाल्लाह चलिए बहुत शुक्रिया। हाँ, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।